नमस्कार, मैं हूं शंकर। स्पोर्ट्स बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। भारत ने दूसरा वनडे भी अपने नाम कर लिया है और इसी के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली है। इस जीत से क्रिकेट प्रशंसकों में काफी उत्साह है। इस जीत के क्या कुछ मायने हैं और किस तरह से दिन भर क्या कुछ हुआ और भारत ने कैसे इस जीत को हासिल किया और आगे अब इसका फायदा क्या कुछ दिखेगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राकेश जी, सबसे पहले तो जीत की बधाई देंगे हम आपको भी और क्रिकेट के तमाम प्रशंसकों को। जी हाँ, ये एक बड़ी जीत है और निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि ये जो जीत हुई है ये भारतीय टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है। और आज भारतीय टीम ने बिल्कुल ही बहुत ही क्लिनिकल विक्ट्री जिसको आप कहते हैं, ये उस तरह की जीत है भारतीय टीम का जहां तक सवाल है। और हम ये भी कह सकते हैं कि आज भारतीय टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो काबिल तारीफ है। टीम पूरे लय में थी, टीम में एफर्ट देखने को मिला और कॉम्बिनेशन भी टीम का बहुत ही अच्छा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ी जीत है। और ये बड़ी जीत इस मायने में भी है कि इस जीत के साथ ही भारत ने श्रृंखला जो है वो अपने नाम कर ली है। तो ये जो सीरीज थी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 मैचों की ये सीरीज थी और भारतीय टीम ने जो है 2 मैच शुरू के पहले वनडे और इसके बाद दूसरा वनडे भी जीत लिया है। तो इस तरह से सीरीज जो है वो भारत के नाम हो चुकी है। तो अब तीसरा वनडे जो है वो एक महज औपचारिकता है और तीसरे वनडे में जो भी मैच का परिणाम आएगा उससे सीरीज के परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तय है। बिल्कुल राकेश जी, भारतीय टीम अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाती है और जितनी भी मैचें जीतती है भारत के बल्लेबाज जिताया करते हैं, लेकिन आज एक प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल किया है और भारत अपनी बॉलिंग की वजह से बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रहा है। बिल्कुल उदय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और प्रसिद्ध कृष्णा ने जो आज गेंदबाजी की है उसकी हम जितनी भी प्रशंसा करें कम है। प्रसिद्ध कृष्णा एक लंबे कद के गेंदबाज हैं, हाई आर्म एक्शन है और काफी ऊपर से गेंद को डिलीवर करते हैं। तो उनकी गेंदों को एक स्वाभाविक निप मिलता है उनकी हाइट की वजह से, उनकी एक्शन की वजह से। और हमने देखा कि शुरुआती विकेट जो उन्होंने लिए हैं वो बिल्कुल कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में गेंद को डाला है और वहां पर जो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज हैं वो समझ नहीं पाए कि हाँ उसको हम किस तरह से खेलें। और वो एक ऐसी गेंद थी कि जिस पर कि आप जानते हैं कि हम खेलने जाएंगे तो आउट हो जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि आपका बल्ला रुकता नहीं, बल्ला आगे की ओर चला ही जाता है शरीर से दूर और वहां पर एज लगता है और विकेट के पीछे आप कैच किए जाते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा का भारत के लिए एक आप कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया प्रॉस्पेक्ट है, आगे उनसे काफी उम्मीदें हैं। और जबकि इसी साल T20 वर्ल्ड कप होना है, अगले साल जो है वनडे का विश्व कप है, तो प्रसिद्ध कृष्णा को अगर हम बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करें और उनको प्रॉपर मौका देते रहें तो जो आप बुमराह और शमी के सपोर्ट के लिए एक बॉलर की तलाश कर रहे हैं वो आपको मिल सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा ने जो आज गेंदबाजी की है उसमें उन्होंने 9 ओवर फेंके हैं और उसमें से 3 मेडन है। तो आप समझ सकते हैं कि लिमिटेड ओवर क्रिकेट में मेडन ओवर फेंकना जो है वो कितनी बड़ी बात होती है, वो भी खास करके अब के क्रिकेट में। तो 9 ओवर में 3 मेडन फेंक के 12 रन दे के 4 विकेट, तो एक अविश्वसनीय प्रदर्शन है। और आप कह सकते हैं कि उनसे हम बहुत आगे भी उम्मीद रख सकते हैं और वो अन्य गेंदबाजों को भी प्रेरित करेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा ने आज खुद को साबित किया है, जो उन्हें मौके दिए जा रहे थे तो वो उनकी योग्यता को देखते हुए दिया जा रहा था और आज उन्होंने उसे साबित किया है। बिल्कुल राकेश जी, प्रसिद्ध कृष्णा ने जीत तो दिला दी है अपनी कमाल की गेंदबाजी के जरिए, लेकिन हम एक दिन पहले भी बात कर रहे थे कि भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला तो एक बड़ा स्कोर बनाएगी, लेकिन निराशा हुई है थोड़ी। बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी देखने की इच्छा जो लोग रख रहे थे उन्हें आज भी। उदय, जैसा कि मैंने आपको जब हम लोग प्री मैच बातचीत कर रहे थे तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि अहमदाबाद की जो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच है वो पिच जो है वो बहुत तेज नहीं है, स्लो पिच है। और अगर आपको याद हो तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर भारतीय टीम भी पहले बल्लेबाजी करती है तो इनके बल्लेबाजों को भी, भारतीय बल्लेबाजों को भी रन बनाने के लिए जूझना पड़ेगा, क्योंकि
गेंद यहाँ विकेट थोड़ा स्लो है तो गेंद बल्ले पर आ नहीं रही है, खास करके फर्स्ट हाफ में। ड्यू पड़ने के बाद तो गेंद आती है बल्ले पर, लेकिन जब तक ड्यू नहीं पड़ता है उस समय तक गेंद बल्ले पर मुश्किल आती है, और जब ऐसा होता है तो स्ट्रोक खेलना मुश्किल होता है। और आज भी यही हुआ, भारतीय बल्लेबाजों को आप देखेंगे कि बहुत खुलकर स्ट्रोक नहीं लगा पाए, और इसी का नतीजा है कि भारतीय टीम जो है 250 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। 237 रन पर ही जो है उनके 9 विकेट गिर गए और 50 ओवर खत्म हो गए। तो आप कह सकते हैं कि एक मौका था जहां वो एक्सेलरेट कर सकते थे, लेकिन एक बात और भी हुई जो भारत के खिलाफ जाती है कि भारत के विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे, तो जहां भी एक्सेलरेशन की गुंजाइश जो बननी थी वो बिल्कुल बन ही नहीं पाई। क्योंकि जब आपके विकेट गिर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है 7 नंबर पे तो हुड्डा थे, 8 नंबर पे शार्दुल थे, लेकिन 9, 10, 11 के जो बल्लेबाज हैं, सिराज, चहल और प्रसिद्ध कृष्णा की हम अगर बात कर लें तो वहां उनसे बल्ले से आप बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें दिमाग में जो है वो बल्लेबाजों के भी चलती है, इसलिए बल्लेबाजों ने भी अतिरिक्त जोखिम उठाना मुनासिब नहीं समझा, और मैच को देखते हुए आप कह सकते हैं कि ये उनका समझदारी भरा फैसला था, और उन्होंने कोशिश की कि हाँ हम 50 ओवर तक खेलेंगे और हम स्कोर को 250 के आसपास ले जाएंगे। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमें 300 के आंकड़े को छूना है, और खास करके जबकि रोहित शर्मा शुरुआत में ही आउट हो गए थे। या आपको उदय याद होगा कि जब हम मैच के पहले बातचीत कर रहे थे तो हमने उस वक्त भी कहा था कि वेस्ट इंडीज के गेंदबाज क्या कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज ये कर सकते हैं कि वो जो हैं शुरुआती विकेट लें। रोहित शर्मा जो कि इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, टीम के कप्तान हैं, उनका विकेट जल्दी निकालें। तो वहां गेंदबाजों ने वेस्ट इंडीज के सही काम किया, न सिर्फ उनको आउट किया, ऋषभ पंत आज ओपन करने आए थे, ईशान किशन बाहर हुए, तो वहां पर ऋषभ पंत आए, 3 नंबर पर आपको विराट कोहली थे, लेकिन दोनों ही सिर्फ 18 रन ही बना सके। दोनों का व्यक्तिगत स्कोर 18-18 का ही कंट्रीब्यूशन रहा टीम के लिए। तो 3 विकेट लेके उन्होंने एक दबाव जो है बनाना था जो मध्य क्रम पर, वो बना दिया था। यहां तारीफ करनी होगी केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव की, कि दोनों ने बहुत ही सधी हुई बल्लेबाजी की, एक पार्टनरशिप की जो कि बहुत ही ज़रूरत थी, उस वक्त की डिमांड थी कि वो पार्टनरशिप जाए। दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई, और उन दोनों की पार्टनरशिप की बदौलत ही आप जो है 237 रनों तक पहुंच सके, अन्यथा जो है ये पारी पहले भी सिमट सकती थी। लेकिन एक जो राहत वाली बात है उदय, वो ये है कि जैसा कि अंदेशा था कि अगर शुरुआती विकेट गिर जाते हैं टीम इंडिया के, तो होता क्या है कि मध्यक्रम पर दबाव बन जाता है, और अक्सर हमने देखा है कि दबाव में मध्यक्रम भारत का पिछले कुछ समय से बिखर जा रहा है। लेकिन आज उसका उल्टा हुआ, दबाव तो पड़ा लेकिन मध्यक्रम जो है आज वो निखर कर सामने आया, और उसके लिए तारीफ की जानी चाहिए केएल राहुल की जो कि 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, सूर्य कुमार यादव की जो कि 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे, और दीपक हुड्डा की जो कि 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे। सुंदर 6 नंबर पर आए थे और उन्होंने भी एक अच्छा खासा योगदान दिया। तो जो एक पैनिक हम देख रहे थे पिछले कुछ समय से कि मध्यक्रम में वो पैनिक आ जाता था, शुरुआती विकेट गिरने के बाद समझ नहीं आता था कि कैसे खेलें, बाउंड्री के लिए जाएं कि सिंगल डबल का खेल खेलें, तो वो पैनिक आज देखने को नहीं मिला। टीम इंडिया ने एक योजना के तहत अपनी पारी को आगे बढ़ाया, और इस विकेट पर 237 का स्कोर जो है वो एक सम्मानजनक स्कोर आप कह सकते हैं, खास करके वेस्ट इंडीज के खिलाफ। बिल्कुल, और भारतीय गेंदबाजों के साथ साथ आज पूरी भारतीय टीम ने फील्डिंग के फील्ड में भी बेहतर प्रदर्शन किया है, जो आने वाले दिनों के लिए एक बेहतर संकेत कहा जा सकता है। बिल्कुल, इधर हाल के वर्षों में भारत की फील्डिंग हमेशा से एक प्लस पॉइंट रही है। जब से विराट कोहली ने कप्तानी संभाली थी उसके बाद से उन्होंने खिलाड़ियों के फिटनेस पर बहुत ध्यान दिया, और फील्डिंग आपके फिटनेस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप कितने फिट हैं, आप डाइव लगा सकते हैं कि नहीं, गेंद का पीछा कर सकते हैं कि नहीं, और इसके अलावा आपकी ड्रिलिंग कैसी हो रही है, आप कितने कैच रोज पकड़ते हैं। तो जब इन चीज़ों को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, अपने प्रैक्टिस में शामिल करते हैं, तो उसका असर फील्डिंग पर देखने को मिलता है। तो वो जो मेहनत है वो पे ऑफ करते हुए दिखी, और भारतीय टीम ने फील्डिंग भी अच्छी की है। और निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि जब आप फील्डिंग अच्छी करते हैं तो आपके गेंदबाजों का जो मनोबल है वो बढ़ जाता है। उन्हें पता है कि हाफ चांसेस भी कैच हो सकते हैं। आज मैंने देखा कि ऋषभ पंत ने जब एक बार शार्दुल ठाकुर ने बाउंसर किया था,
वो उनकी बाईं ओर था, और जिस तरह से उन्होंने डाइव लगाकर हवा में उसे पकड़ा और फिर गोता लगाकर खड़े हो गए, और रोहित शर्मा वहां जाते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं, तो वो बताता है कि टीम मोटिवेटेड थी और वो अपना 100% झोंकने को तैयार है। और उधर फील्डिंग यही है, फील्डिंग में आप अपने आप को जितना झोंकेंगे, जितना आप चाहेंगे कि हाँ गेंद मुझे पकड़ना है, फील्डिंग की एक मामूली सी बात होती है जो हर खिलाड़ी को समझाया जाता है कि आप हर गेंद पर ये समझेंगे, आपको ये महसूस करना होगा कि ये गेंद मेरी ओर आने वाली है, भले वो कहीं जाए, लेकिन हर गेंद से पहले हर फील्डर को ये सोचना चाहिए कि गेंद उसकी ओर आने वाली है। तो आप ज्यादा जो है अपने आप को तैयार रखते हैं और उसका पीछा करते हैं। तो टीम इंडिया ने बेहतरीन फील्डिंग की है और उसका भी ये नतीजा है कि गेंदबाजों को सहयोग मिला। अभी विराट कोहली ने जो कैच लिया है, स्मिथ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 8 विकेट गिरने के बाद भी वेस्टइंडीज की टीम संघर्ष कर रही थी। स्मिथ ने सुंदर के बॉल पे जो एक ऊंचा सा शॉट लगाया जो काफी ऊंचा था, विराट उसको बहुत अच्छे से जज नहीं कर पाए थे। लास्ट मोमेंट पे गेंद जो होती है जब भी ऊपर से आती है तो डीप करती है, तो वो डीप करके पीछे की ओर जा रही थी और आपने देखा होगा कि विराट कोहली ने पीछे की ओर हाथ करके उसे कैच किया और वो गिरे। हालांकि उनकी गर्दन पे थोड़ी सी चोट भी आई होगी इसको लेके। तो ये बताता है कि सारे खिलाड़ी जो बिल्कुल चुस्त थे, तैयार थे कि गेंद उन्हीं की ओर आ रही है। बिल्कुल राकेश जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भले भारत ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम भी थोड़ी दबाव में नजर आ रही थी। आवाज नहीं आ रही है। जी, हम कह रहे हैं कि वेस्टइंडीज की टीम भी थोड़ी दबाव में नजर आ रही थी और अब तो भारत सीरीज भी अपने नाम कर चुका है। बाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। वेस्टइंडीज की टीम ने 42 ओवर में 8 विकेट खोकर 176 रन बना लिए थे। उसके बाद 48 गेंदों पर 62 रनों की जरूरत थी और भारतीय गेंदबाजी और फील्डिंग का कमाल रहा कि भारतीय टीम ने उन्हें 44 रन लक्ष्य से दूर रहते ही मैच अपने नाम कर लिया। हमारे साथ एक बार फिर से हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, राकेश जी, सीधे चलेंगे उनके पास। राकेश जी, हम कह रहे थे कि वेस्टइंडीज की टीम भी थोड़ी दबाव में नजर आ रही थी। बिल्कुल, ये होता है जब आप श्रृंखला में पीछे होते हैं और आपके नियमित कप्तान खेल नहीं रहे मैच। आज पोलार्ड थे नहीं, निकोलस पूरन कप्तानी कर रहे थे। तो जब भी ऐसा होता है कि जब आपका नियमित कप्तान नहीं हो, आप श्रृंखला में 1-0 से पीछे हो, आपकी बल्लेबाजी अच्छी नहीं चल रही हो, आज भी वेस्टइंडीज की टीम जो है अपने कोटे के 50 ओवर नहीं खेल सकी। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, आप एक रिफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है वेस्टइंडीज की टीम, खास करके जहाँ तक हम लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट की बात कर लें, वनडे की बात कर लें, टेस्ट की बात कर लें, T20 में वो एक सेटल्ड टीम है। तो इस तरह के दबाव जो है वो पड़ना बहुत स्वाभाविक है। और आज पोलार्ड के नहीं रहने से उसका भी एक मनोवैज्ञानिक असर था। बल्लेबाज आपके पास गिनती के बचे हुए थे, पोलार्ड खेल नहीं रहे थे। साई होप से बहुत उम्मीद थी वेस्टइंडीज की टीम को। साई होप ने आज अपनी जो उनकी प्रवृत्ति है खेलने की, उसी अनुरूप खेल शुरू भी किया। वो विकेट पर रुककर खेल रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी पारी को और आगे बढ़ाना था। वो पारी के 17वें ओवर में आउट हो गए। अगर यही वो 40 ओवर तक खेलते रहते, एक एंकर की भूमिका में होते, तो स्कोर बहुत बड़ा नहीं था। इसमें आप कभी भी भारतीय टीम के स्कोर के आसपास पहुंच सकते थे और तब एक्सीलरेट कर सकते थे। तो होप ने भी जो है वो निराश किया, मैं कह सकता हूं। 17वें ओवर में वो आउट हो गए। कप्तान निकोलस पूरन बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, उनमें क्षमता है कि वो अकेले मैच को लेकर जाएं, लेकिन वो भी बिल्कुल आज कुछ भी खास नहीं कर सके। होल्डर जो कि पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले थे, आज वो भी असफल रहे। तो आप कह सकते हैं कि जब आपके प्रमुख बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, ब्रेवो उनसे काफ़ी उम्मीदें थी, वो कुछ खास नहीं कर सके। एक बात, ब्रुक्स ने थोड़ी बहुत बल्लेबाजी की। तो ऐसा जब भी होता है कि जब आपके बल्लेबाज स्कोर नहीं कर रहे हैं तो बॉलर किस चीज़ को डिफेंड करे। बॉलर अगर कुछ भी, आज तो उसने भारतीय टीम को, वेस्टइंडीज़ के गेंदबाजों ने 250 के नीचे रोक दिया। इससे ज़्यादा अगर मैच शुरू होने से पहले निकोलस पूरन जो कि कप्तानी कर रहे थे, उनसे पूछा जाता कि आप भारतीय टीम को मैं 237 रन दे रहा हूं, क्या आप लेंगे, तो वो सहर्ष तैयार हो जाते। क्योंकि भारत की
जिस तरह की मजबूत बल्लेबाजी है उसे देखते हुए किसी को भी उम्मीद होगी कि ये 250 से ऊपर जाएंगे। तो वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने तो अपना काम कर दिया था, जिम्मेदारी बल्लेबाजों पर थी और बल्लेबाजों ने एक बार फिर से निराश किया वेस्टइंडीज की टीम को। बिल्कुल राकेश जी, और आज के मैच की अगर उपलब्धि के तौर पर देखा जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा का एक बेहतरीन परफॉर्मेंस, और दूसरा जो वनडे में पहली बार गेंदबाजी कर रहे थे दीपक हुड्डा, उन्होंने भी कुल मिला के आने वाले दिनों के लिए अच्छे संकेत दिए हैं। ये आपने बहुत ही वाजिब प्रश्न उठाया है। प्रसिद्ध कृष्णा की एबिलिटी पर तो कभी संदेह मुझे नहीं था जब से वो आए हैं, और जो भी लिमिटेड अवसर उनको मिले हैं, सीमित अवसर मिले हैं, उसमें उन्होंने अपने आप को साबित किया है। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि उनकी हाइट उन्हें मदद करती है, उनका एक्शन उनको मदद करती है, और लाइन और लेंथ उनकी बहुत अच्छी है। तो प्रसिद्ध कृष्णा जो ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसने मुझे चौंकाया नहीं। दीपक हुड्डा जो छठे गेंदबाज के रूप में आए और उन्होंने जो 4 ओवर डाले और उसमें विकेट भी लिया, ब्रुक्स का महत्वपूर्ण विकेट उन्हें मिला, ब्रुक्स ने सबसे ज्यादा रन बनाए, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए हो क्या रहा है कि नंबर 6 पर जो है आपको एक ऑलराउंडर चाहिए वहां पर, और यहीं पर चूक हो रही थी। और जब से हार्दिक पांड्या जो है वो टीम से बाहर हुए हैं चोट की वजह से, तो उस जगह पर कोई खिलाड़ी मिल नहीं रहा था। वेंकटेश अय्यर को आजमाया गया, लेकिन कुछ मैचों में उन्हें बॉलिंग नहीं दी गई। इस बार दीपक हुड्डा को, चूंकि इंडियन सॉइल पे हो रहा है, दीपक हुड्डा ऑफ स्पिनर हैं, तो इंडियन सॉइल के लिए वो एक परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं। और खास करके जिस तरह से उन्होंने आज जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की या पिछले मैच में गेम को फिनिश किया, उसे देखते हुए आप कह सकते हैं। तो अब दीपक हुड्डा से क्या उम्मीदें थी कि वो छठे गेंदबाज के रूप में आए और कुछ ओवर्स जो है वो डाल सके, क्योंकि अगर जब आप 5 गेंदबाजों से खेलते हैं तो किसी न किसी एक गेंदबाज का दिन बुरा होता है। आज वाशिंगटन सुंदर का था, और देखिए क्या इत्तेफाक है और क्या क्रिकेट होता है। पिछले मैच में वाशिंगटन सुंदर ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, लेकिन आज वो लय में नहीं थे। तो जब किसी गेंदबाज का दिन जो है वो थोड़ा खराब होता है, तो छठा बॉलर जो होता है वो वहां आकर उन्हें सपोर्ट करता है। यही काम छठे गेंदबाज की होती है कि वो आता है, अपने नियमित गेंदबाज जिनका दिन खराब है उसके ओवर के कोटे डाले और कोई पार्टनरशिप ब्रेक करे, कोई महत्वपूर्ण विकेट ले। तो आज दीपक हुड्डा ने वो काम किया है। दीपक हुड्डा से लगातार गेंदबाजी कराते रहनी चाहिए, और मुझे लगता है कि पिछले मैच में भी कुछ एक ओवर उन्हें देने चाहिए थे, जबकि मैच बहुत पहले फिनिश हो गया था। तो जितनी गेंदबाजी करेंगे उतना कॉन्फिडेंस जो है हुड्डा का बढ़ता चला जाएगा, और जब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो भारतीय के लिए ही पे करेगा। तो मुझे लगता है कि दीपक हुड्डा से और गेंदबाजी करानी चाहिए। अब तो तीसरा वनडे सामने है, वहां पर आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के बहुत सारे रास्ते हैं, और वजह भी है कि अब आप तीसरे वनडे में जाकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और भारत को अभी एक्सपेरिमेंट की जरूरत भी है, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना है उसके लिए भी भारत को अपनी टीम एक तैयार करनी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि 2023 में वनडे का वर्ल्ड कप होगा। उससे पहले उदय इसी साल जो है ऑस्ट्रेलिया में T20 का वर्ल्ड कप भी होने वाला है। तो 2 लिमिटेड ओवर्स के वर्ल्ड कप जो हैं वो भारतीय टीम का इंतजार कर रहे हैं, और दोनों में ही भारतीय टीम चाहेगी कि वो अच्छा प्रदर्शन करे। एक्सपेरिमेंट की बात आई है उदय, तो मैं आपको ये भी बताऊं कि अब आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कुलदीप यादव जो कि बहुत दिनों से टीम से बाहर हैं, अब इस बार 14 में शामिल किए गए हैं, स्क्वाड में हैं, तो उनसे भी गेंदबाजी कराई जाए तो उन्हें तीसरे मैच में आप उतार सकते हैं। तो हम एक बार ये देखना चाहेंगे कि जो दोनों रिस्ट स्पिनर हैं, कुलदीप यादव और आपको चहल, जो कुलचा की जोड़ी थी, जो आप कहते थे कि कुलचा जो है वो टीम इंडिया के लिए बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत सारे विकेट निकाल के देता है, तो ये जो कुलचा की जोड़ी थी कुलदीप यादव और चहल की, उसको एक बार फिर से खेलते हुए जो है खेल प्रेमी देखना चाहते हैं। और इसमें कुलदीप को थोड़ा सा आपको समय देना होगा। उनका समय, पिछला कुछ समय बहुत अच्छा नहीं गया है, चाहे घरेलू क्रिकेट की हम बात कर लें, आईपीएल की बात कर लें, या जो गिने चुने मौके उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे मिले हैं उसकी बात कर लें। तो ये जरूरी है कि आप कुलदीप के अंदर कॉन्फिडेंस भरें, और ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो बाहर में बैठ के नहीं आएगा, नेट पर गेंदबाजी करके नहीं आएगा, तो वो कॉन्फिडेंस आएगा मैच खेलकर। तो आप जितने ज्यादा अवसर कुलदीप को देंगे, और अभी मौका है, आप सीरीज जीत चुके हैं, गंवाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो आप कुलदीप को मौका दें ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। और एक बार अगर चहल और कुलदीप की जोड़ी जम गई
तो इन दोनों की जोड़ी की खासियत यह है कि ये मिडिल ओवर्स में विकेट निकालना जानते हैं और इन्होंने ऐसा करके कई बार दिखाया भी है। तो इस जोड़ी को मौका मिलना चाहिए। तो एक एक्सपेरिमेंट ये किया जा सकता है, हुड्डा से थोड़ी बहुत और गेंदबाजी कराई जा सकती है, कुछ प्रमुख खिलाड़ी विश्राम ले सकते हैं और जो बाकी खिलाड़ी जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है, अब आवेश खान को मैं देखना चाहूँगा, दीपक चाहर को मैं देखना चाहूँगा कि आवेश खान को भी मौका आप दें कि वो आएँ और अपनी गेंदबाजी करें। सिराज की जगह पर आप आवेश खान को लेकर आएँ, दीपक चाहर को मौका दें, वो बहुत अच्छे स्विंग बॉलर हैं। तो उससे क्या होगा कि आप एक फ्रेश इंडियन टीम देखेंगे, युवा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा ताकि वो भी अपनी जगह के लिए दावेदारी पेश कर सकें। आपके पास ऑप्शन खुले, जैसा कि आपने आने वाले विश्व कप की बात की है, वनडे और T20 विश्व कप हमारे सामने है, तो हमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने होंगे, खिलाड़ियों को मौके देने होंगे, खास करके युवा खिलाड़ी को जो कि आपका भविष्य है। चलिए राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वनडे सीरीज वेस्टइंडीज के साथ हुई वनडे सीरीज भारत ने अपने नाम कर लिया है और अब जो तीसरा वनडे बचा हुआ है भारत के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए पर्याप्त गुंजाइश है, क्योंकि भारत को अब अपनी ड्रीम टीम आने वाले वर्ल्ड कप को लेकर भी तैयार करनी है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।